नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अभ्युदय टीचर्स एकेडमी में मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर विज्ञान विषय डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। और दोस्तों, इस विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रेस्पायरेशन, श्वसन। देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसमें मैंने श्वसन से रिलेटेड बेसिक जो नॉलेज है वो दे दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वो चीज़ आप देख लीजिए, ताकि आज जो हम एडवांस लेवल पे स्टडी करने वाले हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, एग्जाम का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। पहले जो है बेसिक एनसीईआरटी फैक्ट्स आते थे, एनसीईआरटी से कुछ बेसिक फैक्ट्स उठ के आ जाते थे और हम उन्हें याद कर लेते थे। लेकिन चूंकि अब बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और बार बार रिपीटिशन जो है एग्जाम में नहीं किया जा सकता, इसलिए एग्जामिनर जो है अब एडवांस एनसीईआरटी फैक्ट्स को उठा रहा है। इसलिए जो बेसिक फैक्ट्स थे वो मैंने कल की क्लास में कवर कर दिए हैं। आज थोड़ा सा हम रेस्पायरेशन को एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे और चीजों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन। देखिएगा, मेरा जो तरीका है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा पुरानी क्लास का एक रीकैप दूंगा। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पुरानी क्लास में हमने क्या क्या चीज देखी। तो देखिए, ये सारी चीज मैंने आपको पुरानी क्लास में समझाई। रिवीजन करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट फैक्ट है, जो नेक्स्ट जानकारी है, उसको धीरे 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 समझेंगे। तो रिवीजन थोड़ा सा फास्ट रहेगा और जानकारी जो हम अभी समझेंगे, जो इस क्लास का मेन जो हाईलाइट रहेगा, वो धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। चलिए देखिए, सुनिएगा। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ऑक्सीजन या O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू indirectly break down nutrients molecules like glucose and to derive energy is known as respiration। क्या हमने यही पढ़ा था? वो बच्चे मुझे बताइए जो पिछली क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए थे। देखिएगा, हमने कहा था कि ब्रीदिंग किसे कहा जाता है? ब्रीदिंग तो कहा जाता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना। हमने कहा था कि ये जो प्रोसेस है श्वास लेना या श्वास छोड़ना, इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो था ब्रीदिंग और एक था रेस्पायरेशन। यही था दोस्तों। ब्रीदिंग में तो हमने कहा था कि ब्रीदिंग जो है वो श्वास लेना और श्वास छोड़ना दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो क्या है, श्वास लेने को तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इंस्पायरेशन, है ना। इंस्पायरेशन जो है वो साइंस का वर्ड है। अगर इसको मैं बेसिक इंग्लिश टर्म में बोलूं तो इनहेलेशन। तो हम श्वास लेने को इंस्पायरेशन बोलेंगे, इंस्पायरेशन, या फिर इसको बोलेंगे इनहेलेशन। ओके। बात करता हूं श्वास छोड़ने को, तो श्वास छोड़ने को हम बोलेंगे एक्सपायरेशन, या फिर इसे बोलेंगे एक्सहेलेशन। ओके। तो यह है आपका श्वास लेना और यह है आपका श्वास छोड़ना। तो ब्रीदिंग प्रोसेस है जिसमें श्वास ली जाती है, गैसेस जो है वो हमारे शरीर में एंटर होती हैं, और एक्सपायरेशन जो है इसमें सांस छोड़ी जाती है। तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना इज कॉल्ड ब्रीदिंग। जब फेफड़ों से श्वास ली जाती है तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी। वो टर्म क्या थी दोस्तों? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेंटिलेशन। यही थी, याद आ रहा है कुछ पिछली क्लास का? तो ब्रीदिंग को एक साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये कब होगा? जब हम लंग्स से सांस लेंगे। ठीक है, जब हम लंग्स से सांस लेंगे तो इसको क्या बोल देंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा, कुछ जीव जो है त्वचा से भी सांस लेते हैं, और त्वचा जो है इसको साइंटिफिक, इसका जो साइंटिफिक टर्म है, इसको साइंटिफिक रूप से क्या बोलते हैं हम? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं ऊपरी परत को? क्यूटिकल। इसलिए हम यूज करेंगे जब त्वचा से या स्किन से सांस ली जाए तो क्यूटेनस, क्यूटेनस वेंटिलेशन बोल लीजिए, रेस्पायरेशन, है ना। वेंटिलेशन ऊपर लिख दिया, रेस्पायरेशन बोल लीजिए या वेंटिलेशन बोल लीजिए, एक ही बात है। पल्मोनरी रेस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्यूटेनस रेस्पायरेशन, क्यूटेनस वेंटिलेशन। ये कब कहेंगे? जब कोई भी जीव स्किन से जो है रेस्पायरेट या ब्रीदिंग करेगा, इस स्किन से क्या करेगा? श्वास लेगा और श्वास छोड़ेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं हम। देखिएगा, ये तो बात किसकी हो गई? जब स्किन से सांस ली जाए और लंग से सांस ली जाए। कुछ जो है मैंने इंसेक्ट्स जो आपको पढ़ाए थे, कुछ जो है जीव मैंने आपको पढ़ाए थे जो किससे सांस ले रहे थे? आपके सांस ले रहे थे वो
गिल्स से, जैसे इंसेक्ट तो नहीं कहूंगा, मछलियां, मछलियां जो है वो गिल्स से सांस लेती, गल फड़ों से सांस लेती है ना। गल फड़े जो है उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो है ब्रैंकियल या ब्रोंकियल। ब्रैंकियल, ब्रैंकियल या ब्रोंकियल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन। ठीक है, ये कब यूज किया जाएगा? जब गिल्स से जो है, गल फड़ों से क्या ली जाएगी? श्वास ली जाएगी। समझ में आ रही है चीज? अगर आपसे पूछा जाए फेफड़ों से सांस ली जा रही है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। आपसे पूछा जाए स्किन से सांस ली जा रही है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए गिल्स से सांस ली जा रही है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, और मैंने पढ़ाए हैं आपको, है ना, मैं रिवीजन में अभी आपको वापस से याद दिला दूंगा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो ट्रैकिया से भी श्वास लेते हैं। हमारा जो ट्रैक है, श्वास नली है, हिंदी में ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? श्वास नाल। उस श्वास नाल से भी सांस लेते हैं, तो उनको बोलते हैं दोस्तों ट्रैकियल, या हाँ ट्रैकियल बोल लीजिए, या ट्रैकियोलर भी बोलते हैं ना। जो ट्रैकिया से सांस लेते हैं उसको ट्रैकियल या ट्रैकियोलर, दोनों लिख देता हूं मैं, ट्रैकियोलर, ट्रैकियोलर, है ना, ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन, ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन। ठीक है, देख लेना एक बार किस तरह से इसको लिखा गया है ना, मीनिंग इसकी देख लेना, ट्रैकियल या ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन। ये कब कहा जाएगा दोस्तों ट्रैकियल? जब ट्रैकिया से सांस लेंगे। ट्रैकिया क्या, हिंदी में लिख देता हूं, श्वास नाल, श्वास नाल। ट्रैकिया, है ना, श्वास नाल, ट्रैकिया श्वास नाल। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। पल्मोनरी वेंटिलेशन लंग्स के टाइम पे, स्किन के टाइम पे क्यूटेनस रेस्पिरेशन, गिल्स के टाइम पे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और श्वास नाल या ट्रैकिया से लेते हैं तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बोल लीजिए, ब्रीदिंग बोल लीजिए, क्योंकि इसमें केवल सांस ली जा रही है, श्वास छोड़ी जा रही है। ठीक है, तो ब्रीदिंग ही कॉमनली हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग को ही हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। चलिए, ये चीज समझ में आई, वापस इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने एक पॉइंट पढ़ा था, उस टाइम हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। कुछ बच्चों ने कहा कि भाई सर कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, ये भी समझाइए। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, जब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा तो वहां अच्छे से समझाता, पर कोई बात नहीं, आपकी क्वेरी आई है, सॉल्व करेंगे। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा। एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन। आरएक्सएन लिख रहा हूं, आरएक्सएन का मतलब है रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन होती हैं, या मैं कह दूं इन दो रिएक्शनों को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी है? तो वो है कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है दोस्तों? एनाबॉलिक रिएक्शन। दूसरी कौन सी है? एनाबॉलिक रिएक्शन। कुछ यूं समझिएगा दोस्तों, पहले तो मैं इसका थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूं कि कैटाबॉलिक किसे कहा जाता है, एनाबॉलिक, फिर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, कैटाबॉलिक रिएक्शन उसे कहा जाता है जिसमें, जिससे ऊर्जा प्राप्त हो, जिससे क्या हो? ऊर्जा प्राप्त हो, जिससे एनर्जी गेन हो, हमें एनर्जी मिले, वो क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैसे समझेंगे? इसी का जस्ट विपरीत कौन है? एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें ऊर्जा लगे, जिसमें ऊर्जा खर्च हो, वो क्या है आपकी? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिनमें ऊर्जा प्राप्त हो। और एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सी है? जिनमें ऊर्जा खर्च हो। एक बार सोच के देखिए, मैंने आपको कहा था रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा? ऊर्जा बनेगी 38 एटीपी। याद है ना, रेस्पिरेशन क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति है, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या बनेंगे? 38 एटीपी। और एटीपी क्या थे? ऊर्जा के बंडल थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बताया था आपको मैंने, है ना। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी ऊर्जा बनेगी, 2 एटीपी, है ना। अगर मसल्स में, मांसपेशी में बन रही है तो लैक्टिक एसिड के साथ बनेंगे वो, और अगर यीस्ट में बन रहे हैं तो एथेनॉल के साथ बनेंगे, है ना, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ये चीज हमने देखी थी। चलिए, ऊर्जा प्राप्त हो रही है रेस्पिरेशन से, इसीलिए इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा। देखिए समझिएगा, बहुत सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूं। हम मान लीजिए मेरे पास एक कांच का ग्लास है, ठीक है, क्या है? कांच का ग्लास है। उस कांच के ग्लास को मुझे तोड़ना है, मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। मेरी क्या ऊर्जा लगी इसमें? नहीं लगी। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ऊर्जा, उसके अंदर जो ऊर्जा थी वो टूट करके बाहर निकल गई, टूटी तो ग्लास जो है वो फूट जाएगा। इसका मतलब उससे क्या हो गई?
एनर्जी रिलीज हो गई। क्या हो गई? एनर्जी रिलीज। किसी आदमी को छत से पटक दीजिए, आत्मा रिलीज हो जाएगी। इसका आत्मा क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हुई। इसका मतलब जब किसी बड़े पदार्थ को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो एनर्जी प्राप्त होती है। तो क्या मिलती है? एनर्जी प्राप्त होती है। याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि रेस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज का एक बड़ा अणु है और उसे तोड़ करके H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपीज बनाए जाते हैं। इसका मतलब ग्लूकोज का अणु टूट रहा है और उसके टूटने से क्या हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अभी मैंने कांच का ग्लास का एग्जांपल दिया, वो टूटा, उससे एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जब रिलीज हुई तभी तो वो टूट पाया, है ना। उसके जो बॉन्ड्स थे वो टूटे और बॉन्ड्स टूटे तो एनर्जी रिलीज हुई, और वही एनर्जी क्या है? हमारी एटीपीज के रूप में। वही तो क्या है? हमारा रेस्पायरेशन। तो इसका मतलब मैं कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक चीज लिख सकता हूं कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस वे हैं जिनमें बड़ा अणु, है ना, बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, बड़ा अणु जो है वो टूट करके क्या बना दे? छोटे छोटे अणु बना दे, है ना, छोटे अणु बना दे। ठीक है, और छोटे अणु बनाएगा तब क्या होगा? ऊर्जा प्राप्त होगी। समझ में आई चीज? तो कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? जिसमें बड़ा अणु छोटे अणु बना दे। ठीक है। एनाबॉलिक इसका जस्ट उल्टा है। वही कांच के ग्लास का एग्जांपल लेता हूं। कांच का ग्लास टूटा, टूटने के बाद मैंने आपसे कहा कि अब इस कांच के ग्लास को आप जोड़ो। आप फेविक्विक लेके बैठ गए जोड़ने, तो आपकी ऊर्जा खर्च हुई ना। ऊर्जा क्या हुई? खर्च हुई। इसका मतलब जोड़ने में ऊर्जा होती है खर्च, तोड़ने में ऊर्जा खर्च नहीं होती। किसी का सर तोड़ दिया आपने डंडे से, टूट गया, उसकी सर्जरी होगी, उसमें डॉक्टर्स को ऊर्जा लगेगी, खर्च होगी ऊर्जा। ठीक है। तो टूटा तो ऊर्जा नहीं खर्च होगी, लेकिन जोड़ा तो ऊर्जा ज्यादा खर्च होगी। इसलिए कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। मैं लिख सकता हूं कि जिसमें ऊर्जा हास ना हो या जिसमें ऊर्जा हास नगण्य हो, वही तो क्या है? आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन। और एनाबॉलिक क्या है? जिसमें ऊर्जा हास अत्यधिक हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ऊर्जा हास अत्यधिक हो। ठीक है। यही तो क्या है? आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन, है ना। यही तो क्या है? आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन। और समझाता हूं मैं थोड़ा सा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं बायोलॉजी से हटके फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ जाऊंगा। कैटायंस और एनायन। आपने एटम का नाम सुना होगा, आपने एटम का नाम सुना होगा। ठीक है। इस एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको एनायन बोला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ देता है तो जो भी स्पीसीज है ना, या फिर जो भी एलिमेंट है, जो तत्व है आपका, उस तत्व के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। सोडियम से छोड़ा तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन से छोड़ा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? कैटायन कहलाता है। अब इस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक स्पीसीज, है ना। जिसपे माइनस चार्ज आ रहा है, जैसे Cl माइनस, इसको क्या बोलेंगे? एनायनिक स्पीसीज। तो सुनिएगा यहां, है ना, अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, चीजें यूं समझ में आ जाएंगी। मैं इसकी बना रहा हूं स्ट्रक्चर एक एटम की। ठीक है। ये क्या है? एक एटम है। इस एटम के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मैं मान रहा हूं इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया गायब। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया दोस्तों? ये निकल गया बाहर। ये निकला। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वाला जो शेल है वो गायब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा शेल गायब। आकार छोटा हुआ, मैंने यही लिखा है दोस्तों। बड़ा अणु टूटकर क्या बन जाएगा? छोटा अणु। टूटा ना, इलेक्ट्रॉन चला गया, कैटायन बन गया, है ना। इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बन गया, आकार छोटा हुआ। तो बड़े स्पीसीज से छोटी स्पीसीज को हम इसीलिए नाम दे देते हैं क्या? कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्या नाम दे देते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके। बात करता हूं एनाबॉलिक रिएक्शंस की। तो आप देखिएगा, यही मैं वापस इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दूं। क्या कर दूं? वापस इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा? एक नया शेल बन जाएगा, क्योंकि इसकी तो क्षमता खत्म हो गई। एक नया शेल बनेगा, आकार बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ तो ये पॉजिटिव रहा या नेगेटिव? अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? एनायन। उसी से टर्म पड़ी, उसी से नाम पड़ा एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में देखो आकार बढ़ रहा है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में आकार छोटा होता है। यही चीज है। समझ में आ गई? कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, एनाबॉलिक। इन दोनों को, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं हम? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटा शब्द भी क्यों रखा गया है इसका भी मैं बता देता हूं। आपने एक टर्म सुनी होगी मेटा ह्यूमंस,
सुनिए, कभी सर्च करना मेटा ह्यूमंस क्या होता है। मेटा ह्यूमंस का मतलब होता है जिसमें इंसान और अप्राकृतिक शक्ति हो, इंसान और जानवर दोनों की शक्ति हो। तो ह्यूमन की तो है ही उसमें, है ना, तो भी ह्यूमन तो है ही, साथ में किसकी है, एनिमल की भी शक्ति, इसलिए उसका क्या बोल दिया, मेटा ह्यूमन। मतलब दो चीजें एक ही में विद्यमान है। तो देखिए कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों चीजें एक ही में विद्यमान है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेटाबॉलिक। तो जहां भी मेटा शब्द आएगा इसका मतलब इसके अंदर दो शक्तियां हैं। क्या है, दो शक्तियां हैं। देखो कौन कौन सी शक्ति, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, दो शक्तियां हैं। समझ में आई चीज, ये होती है आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन कैसी है, छोटे अणु टूट, ग्लूकोज का अणु टूट करके क्या कर रहा है, छोटा अणु बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा, एटीपी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, टूट रहा है, टूटने की रिएक्शन कौन सी, कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आ गई कैटाबॉलिक, डाउट क्लियर हुआ। चलिए डाउट क्लियर हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि आपके मैसेजेस आए हुए थे मेरे पास। अच्छा, इसके बारे में बात करता हूं मैं, आगे देखिएगा। हमने पढ़ा था इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। हमने यही पढ़ा था कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का कंटिन्यूअसली यूज होता रहे वातावरण से और हमारे शरीर में ऊर्जा बनती रहे, और ऊर्जा बनने से जो ऑक्सीजन निकली है वो क्या होती रहे, हमारे शरीर से रिलीज होती रहे, बाहर निकलती रहे। ये चीज पढ़ी अपन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी से उठाइए लाइन, वहां थोड़ा सा चेंज था, वहां लिखा हुआ था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। क्या लिखा हुआ था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, और का मतलब होता है अथवा, या तो ब्रीदिंग बोल लीजिए, एस्पिरेशन सेम ही चीज है, वहां कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2। एक्सचेंज किसका हुआ, O2 का, किसके साथ, CO2 के साथ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग। और चूंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, सेल्स तक हुआ है, एटीपीज बनी, ऊर्जा बनी है, तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, रेस्पिरेशन। समझ में आई चीज, ये चीज हमने पढ़ी थी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा, ये चीज मैंने समझा दी आपको। देखिएगा ये भी चीज हमने हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको 2-3 टर्म्स बताई थी। क्या टर्म्स बताई थी, अमीबा जो कि सेल सरफेस, अरे अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है कि नहीं है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव। थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, देखिएगा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है कि नहीं, है ना। और फ्लैट वर्म या प्लेनेरिया, ये भी किससे कर रहा है, बॉडी सरफेस से। तो जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, उसकी बॉडी भी तो एक कोशिका की हुई, इसका मतलब अगर मैं कोशिका को बॉडी कह लूं तो बात सेम ही रहेगी। तो सेल सरफेस या बॉडी सरफेस बात एक ही हुई। तो प्लेनेरिया भी क्या हुआ, इसी प्रकार का जीव हुआ, इसके भी शरीर में एक सेल थी, लेकिन इसके में बहुत थी, लेकिन बॉडी बोल दिया गया उसको। तो बॉडी से या स्किन से, बॉडी यानी स्किन से जो रेस्पिरेशन कर रहा था, याद करो, रिकॉल करो, अभी मैंने बताया था आपको, क्या नाम था, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। अभी बताया था आपको, देखिएगा ये लिखा हुआ, कहां गया, ये रहा, क्या लिखा था मैंने, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। जो स्किन या बॉडी से करे, स्किन या बॉडी से रेस्पिरेशन करे, उसको क्या बोल देते हैं हम, क्यूटेनस वेंटिलेशन या क्यूटेनस रेस्पिरेशन। कल हमने बात करी थी इनकी, इंसेक्ट्स की, जो किससे कर रहे थे, ट्रैकिया से, जिसको हमने क्या बोला था, बॉडी सरफेस कौन सी, ट्रैकियोल। तो ये रेस्पिरेशन क्या कहला रहा था, देखिएगा, ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन। क्या कहला रहा था, ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि ये नाम सेम सेम है इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यूटिकल हमारे ऊपर की परत होती है, इसलिए क्यूटेनस रेस्पिरेशन नहीं पूछा जाता। ट्रैकिया सबको पता है, श्वास नाल को बोला जाता है, उससे शोषण होगा, ट्रैकियोलर रेस्पिरेशन। पूछे जाते हैं पल्मोनरी और ब्रैंकियल, ठीक है, ब्रैंकियल भी नहीं पूछा जाता है ना, ब्रोंकाइस से पता लग जाता है, गिल्स के अंदर भी वही सारे सिस्टम्स है। तो कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए केवल टर्म कौन सी आ जाती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर मैं बात करता हूँ फिश की, फिश किससे कर रहे हैं, गिल्स से कर रहे हैं। गिल्स के लिए हमने टर्म्स यूज करी थी, क्या, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या यूज करी टर्म, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद हम देखिए ये भी स्किन से कर रहे हैं, तो कौन सी, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, है ना, बक्कल कैविटी या मुंह से कर रहे हैं, एपिथीलियम, वही एपिथीलियम ऊपर की परत होती है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। और लंग्स से कर रहे हैं, देखिएगा, ह्यूमन या फिर जो अडल्ट एम्फीबियन है, फ्रॉग जो है अडल्ट, वो किससे कर रहे हैं, लंग्स से या एल्वियोलाई से। उसके लिए कौन सी यूज करी थी, लंग्स के लिए पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, टर्म्स इनके याद रखोगे, नाम है ना, इनके नाम जो है आपको याद रखने। चलिएगा, इसके बाद देखिए, हाँ ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सारी चीज इसमें लिखी हुई है। चलिए, हाँ इसके बाद हमने बात करी थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मानव श्वसन तंत्र की।
है ना। यहां तक बात हुई श्वसन की, कि श्वसन क्या है, किसमें कैसा होता है, किस तरह से होता है, उनको क्या नाम दिया गया है ना, साइंटिफिक टर्म क्या है उनकी, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मानव श्वसन तंत्र की। तो मैंने आपको बताया था मानव श्वसन तंत्र कल हमने बनाया था अच्छे से, है ना, याद है सभी को। चलिए, मानव श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी नॉस्ट्रल। ये देखिएगा, ये जो दो नथुने होते हैं, ये जो नाक के दो छेद हैं, ठीक है, जिनको क्या बोल देंगे हम, नासिका द्वार, नासिका द्वार या नॉस्ट्रल। इनसे क्या होता है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो बाहर जाती है और आती है। हम किसी गेट से बाहर आते हैं जाते हैं तो उसको द्वार बोलते हैं, तो ये नाक का गेट है इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, नासिका द्वार, है ना। यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है आ रही है, ठीक है। कहीं हम रुकते हैं तो उस जगह को क्या बोलते थे, केव, केव या कैविटी, है ना, केव या कैविटी, खाली स्थान को। तो हमने बोला नेजल कैविटी, नासिका गुहा। मैंने आपको बताई थी हिंदी में कल, नासिका, नासिका गुहा बताई थी। तो वही है नॉस्ट्रल, नासिका गुहा, ठीक है। ये चैम्बर है, खाली चैम्बर है जिसमें हमारी जो श्वास है, जो गैसेस है वो रुकती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बात करी थी कि मुंह का एक जो है वो भी पार्ट जो है हमारी नासिका के साथ, नासिका जो नली है उसके साथ टच होता है, जुड़ जाता है आगे। तो मुंह का पार्ट है, मुंह को क्या बोलते हैं, ओरल। आपने एक टूथपेस्ट का नाम सुना होगा ओरल बी, उसमें भी क्या है, माउथ में करते हैं, टीथ करते हैं ना, तो ओरल बी, ठीक है। तो ओरल का मतलब ही क्या होता है, मुंह, और कैविटी मतलब गुहा, जगह, स्पेस, खाली स्पेस। तो मुंह का जो खाली स्पेस है उसको बोला ओरल कैविटी, ठीक है। हमने बात करी थी कि ओरल कैविटी और हमारी नेजल कैविटी से जो पाइप जा रहे हैं वहां पर दोनों आपस में मिलते हैं, किसी जगह पर, एक जगह पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। और उसी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमें खांसी आ जाती है, नासिका द्वार में टुकड़ा चला जाता है खाने का, है ना। कभी कभी बात करते करते खाना खाते हैं हम, तो वो जो जगह है जहां से ये जो है गैस जो है अंदर जाने की संभावना होती है, खांसी आने की संभावना होती है, उस जगह को बोलते हैं हम फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के जो पाइप्स हैं वो आपस में कहाँ जुड़ते हैं, अपने फेरिंग्स के पास जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, फेरिंग्स के पास में जुड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां से स्टार्ट हो गई आपकी फेरिंग्स। फेरिंग्स जहां से स्टार्ट होगी तो उसका गेट होगा कोई, ठीक है। फेरिंग का क्या होगा, गेट होगा। ये जो फेरिंग्स है यहाँ पर एक गेट पाया जाता है, मैंने आपको कल ही बताई थी। कौन सा गेट था, ये वाला। इसको हमने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। इसको हमने क्या बोला था, एपिग्लॉटिस। क्या बोला था इसको, हिंदी में बोलते हैं घाटी द्वार। द्वार है ना इसलिए बोल दिया घाटी द्वार, एपिग्लॉटिस। यही पढ़ा था अपन ने, एपिग्लॉटिस, ठीक है। और चूंकि फेरिंग्स जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो एपिग्लॉटिस है, इस फेरिंग्स वाले पूरे पार्ट को बोल देते हैं ग्लॉटिस, या ग्लॉटिस मतलब गला। गले को क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर वाला द्वार है ये, इसलिए ऊपर को क्या बोलते हैं, एपी। तो एपिग्लॉटिस या घाटी द्वार फेरिंग्स के ऊपर है, जिससे क्या है कि घास अंदर नहीं जाए, है ना, श्वास नली में नहीं जाए और हमें खांसी नहीं आए। उसके बाद हमने देखा था लैरिंग्स। क्या देखा था हमने, लैरिंग्स। मैंने आपको याद कराया था लैरिंग्स को किससे याद रखना है, आपको लिरिक्स से याद रखना है। लिरिक्स कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। सुर कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बस यही होता है कौन, लैरिंग्स होता है। और ये जो उभरा हुआ उभार है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या था, एडम्स एप्पल था। मैंने लिखवाया था एडम्स एप्पल था। ये जो लैरिंग्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेजिनस जो होते हैं, उपास्थि में होते हैं, ठीक है। कितनी उपास्थि, तो 9 उपास्थि होती हैं इसके अंदर, 9 कार्टिलेज होती है, 9 उपास्थि होती है। उपास्थि क्या होती है, हड्डी से छोटी जो संरचना होती है, हड्डी जैसी संरचना लेकिन पतली और छोटी, इलास्टिसिटी जिसके अंदर हो, वो उपास्थि है आपकी। तो ऐसी 9 संरचनाएं होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इनमें वाइब्रेशंस होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होते हैं तो सुर बनते हैं, और वो सुर जो है वो हमारे बाहर निकलते हैं, जैसे मैं बोल पा रहा हूं। तो इसलिए इस लैरिंग्स को हम क्या बोल देते हैं, वाक तंत्र, है ना, वाक तंत्र, जिससे वाणी निकलती है, वाक तंत्र भी इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। चलिए, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि चिड़ियाओं के अंदर ये लैरिंग्स या वाक तंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए उनकी आवाज नहीं निकलती। वो क्या करती, चहचहाती है। उनमें क्या होता है, सिरिंग्स होता है। क्या होता है, सिरिंग्स। लैरिंग्स की जगह क्या होता है, सिरिंग्स होता है। और सिरिंग्स जो होता है उसके अंदर इस तरह की उपास्थि में संरचना नहीं होती है, इसकी वजह से वो केवल चहचहा सकती है, बोल नहीं सकती, ठीक है। ये बात आई। चलिए अब बात करते हैं हम। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो द्वार था, ये जो रास्ता था, ट्रैक था, इसको ट्रैकिया बोला गया। ये क्या है, श्वास नाल। हिंदी में इसको क्या बोलते थे, श्वास नाल। अरे बड़ी दिक्कत है हिंदी वालों के साथ कि सर इंग्लिश में मत लिखवाइए, हिंदी में भी लिखवाइए, है ना। तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र, स्वर तंत्र या लैरिंग्स। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को श्वास नाल, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, जब ये श्वास नाल अंदर जाती है तो मैंने बताया था ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर
सी शेप्ड कार्टिलेजियस क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस छल्ले होते हैं, इस तरह उपास्थि में छल्ले होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि ये पाइप दब ना जाए, श्वास आ रही है जा रही है, पाइप जो है वो दब गया, संकुचित हो गया तो श्वास आना जाना बंद हो जाएगी, चिपक जाएगा। उसको बचाने के लिए क्या थे, उपास्थि में छल्ले थे। क्या थे, उपास्थि में सी आकार के छल्ले, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, छल्ले, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, है ना। ये थी, इतना पड़ा। इसके बाद ये किसमें चली गई थी, दो भाग में डिवाइड होकर ट्रैकिया हमारे लंग्स के अंदर चली गई थी। लंग्स में हमने देखा कि जो हमारा कौन सा राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट लंग है वो सकड़ा होता है और लंबा होता है, एक तरफ से थोड़ा सा झुका हुआ, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, हमारा हर्ट पाया जाता है, ठीक है। और इसके जो नीचे है वो क्या पाई जाती है, रेड सी संरचना आपको दिख रही है एकदम सीधी फ्लैट, ये क्या है आपका डायफ्राम है। ये फ्लैट कब होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। इस वक्त इसने सांस ली हुई है, इसलिए देखो फेफड़े फूले हुए हैं और डायफ्राम जो है वो सीधा है, फ्लैट अवस्था में है। लेकिन जब ये सांस छोड़ेगा तो ये संकुचित हो जाएंगे, इसकी जो थैलियां हैं, जो फेफड़े हैं, और डायफ्राम ऊपर आ जाएगा। उस शेप को क्या बोलते हैं, डायफ्राम की डोम शेप, अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आई। क्योंकि ये जो ट्रैकिया अंदर गई है और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, छोटी छोटी नली बन गई है, और नली को क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। और चूंकि पहली बार डिवाइड हुई इसलिए प्राइमरी ब्रोंकस, सेकंड बार डिवाइड हुई सेकेंडरी ब्रोंकस, है ना, थर्ड बार डिवाइड हुई टर्शरी ब्रोंकस, ठीक है। ऐसे डिवाइड होती गई तो उनको बोला छोटी छोटी नली जो बन गई, ब्रोंकियोल्स बोला उनको, क्या बोला, ब्रोंकियोल्स, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस और फिर ब्रोंकियोल्स, श्वास नली, फिर श्वास नलिकाएं, ठीक है, केशिकाएं, और उसके बाद वो छोटे छोटे नली आपस में गुत्थम गुत्ता हो गई और एक बैग बना लिया, जिसको क्या बोल दिया गया था दोस्तों, एल्वियोलाई। इसमें नहीं दिख रहा, नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। इस तरह के गुच्छे बना दिए गए थे, इस तरह के गुच्छे बना दिए थे इन्हीं पाइपों ने, और इनको क्या बोल रहे थे हम, एल्वियोलाई, है ना, वायु कूपिकाएं। हिंदी में एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं, है ना, जिनमें एयर भरी रहती है या वायु भरी रहती है, वो थैले क्या हैं आपके, एल्वियोलाई, यही हमने देखा। चलिए यहां तक की चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में हम और क्या देखने वाले हैं इस लंग के बारे में, ठीक है। फेफड़े को हम डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे से, डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया, रेस्पिरेशन समझ में आया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया, लेकिन फेफड़े में किस तरह से हवा भरी होती है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, अब तक समझ में नहीं आया। आज उस चीज को हम समझेंगे। देखिएगा, डायग्राम ऑफ ह्यूमन लंग्स। मैंने आपको कहा था क्या होती है ट्रैकिया, सी आकार के छल्ले, ये पहली बार डिवाइड हुई, प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, जिसको ब्रोंकस भी बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। फिर धीरे धीरे और डिवाइड हुई, ब्रोंकियोल्स, और फिर डिवाइड होके क्या बना दिया, एल्वियोलाई, ठीक है। यहां तक की बात मैंने आपसे कर ली थी। अब मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो किस पे आ जाता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर पे आएंगे, फिर हम एल्वियोलाई को डिस्कस करेंगे। सुनिएगा, हम बात करते हैं किसकी, फेफड़ों की। तो फेफड़े जो होते हैं ये क्या करते हैं, संकुचित और प्रसारित होने का गुण रखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये प्रसारित होते हैं, फैलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो फैलने और संकुचित होने में दिक्कत क्या है दोस्तों, कि ये जो फेफड़े हैं ये एक रिब केज में, ये दिख रही है आपको, अस्थियों क्या बना हुआ एक जाल या केज, है ना, क्या है ये, जाल है, एक केज है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, रिब केज। क्या बोल देते हैं, रिब केज। ये जो रिब केज है इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, आपके ये फेफड़े पाए जा रहे हैं। तो ये बार बार फूलेंगे और क्या होंगे, वापस संकुचित होंगे। तो हो सकता है इस हड्डी से इसको क्या हो जाए, चोट लग जाए, है ना, किसी तरह से कट लग जाए। तो इसमें से तो क्या है, इसमें तो क्या होगा, बहुत सारा वो है, हवा भरी हुई है, तो ये क्या होगा, इसमें से ये जो हवा की थैलियां वो फट जाएंगी, है ना। और बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे एग्जांपल्स, या ऐसे ऐसे मरीज देखे होंगे जिनमें क्या बोलते हैं कि भाई फेफड़े की कैपेसिटी खत्म हो गया, एक फेफड़ा जो है खराब हो गया या फट गया, है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो भाई हमारे अंदर जो है इस चीज से निपटने के लिए कुछ होना चाहिए, तो बिल्कुल होता है। देखिएगा क्या होता है, लिखा हुआ है प्लूरा या प्लूरल फ्लूइड, मैं लिख देता हूं वापस से, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड होता है किसके आसपास होता है, ये आपके हर एक फेफड़े के आसपास होता है, चारों तरफ होता है प्लूरल फ्लूइड। होता क्या है कि जेली जैसा पदार्थ होता है दोस्तों प्लूरल फ्लूइड, आपने जेली देखी होगी, है ना। एक तो है हार्ड मटेरियल, मैं कह रहा हूँ इस पेन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको दबाता हूँ, क्या ये पिचक रहा है, नहीं पिचकेगा, ये क्या होगा, टूट ही जाएगा लेकिन पिचकेगा नहीं, ठीक है।
इसी तरह से ये जो हड्डियां हैं, जो रिब केज आपको दिख रही है, इनको दबाओगे, दबती हैं? नहीं दबेंगी, सॉलिड मटेरियल है, टूट ही जाएंगी। और किसको क्षतिग्रस्त कर देंगी? इस फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देंगे। इसलिए ये जेली जैसा पदार्थ है। जेली को दबा के देखो, पिचक जाती है ना। तो जेली जैसा पदार्थ, जिसको प्लूरल फ्लूइड बोला है, ये आपके फेफड़ों के आसपास भरा हुआ रहता है। तो जब फेफड़े प्रसारित होंगे तो जेली कह देगी कि हाँ भाई प्रॉपर स्पेस है, फैलो, मैं दब जाऊंगी। तो ये दब जाती है, फेफड़े फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वापस ये अपनी आकार में आते हैं, सांस हम छोड़ते हैं, संकुचित होते हैं, जेली जो है अपनी जगह वापस ले लेती है। वह जेली क्या है? आपकी प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। अब हम देख लेते हैं रिब केज के बारे में। थोड़ी सी चीजें यहां से पूछ ली जाती हैं। ये जो रिब केज आपका बना हुआ है, इसमें ये आपको दिख रहा है तलवार जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? आपका स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्टर्नम। ये क्या काम करता है? तो ये जो रिब केज है, ये जो हड्डियां हैं, ये आपस में कहाँ आकर के जुड़ेंगी? तो उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टर्नम। तो आगे तो क्या है कि भाई आज थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो आगे तो क्या होता है दोस्तों? स्टर्नम होता है, जिससे ये हमारी हड्डियां आकर के जुड़ जाती हैं, रिब केज आकर के जुड़ जाता है। पीछे भी तो जुड़ना चाहिए। तो पीछे ये किससे जुड़ता है दोस्तों? हमारी बैकबोन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? बैकबोन से। ये देख लीजिए, ये क्या है? हमारी बैकबोन है। इस बैकबोन से ये पीछे से जाके जुड़ जाता है। तो एक पूरा क्या है? जाल बन गया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फेफड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बन गया? एक जाल बन गया। इस जाल को बोलते हैं रिब केज। और इसमें जो अस्थि होती है उसको क्या बोल देते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। पीछे किससे जुड़ा होता है? पार्श्व में किससे जुड़ा होता है? ये डोर्सल साइड में किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है? ये हमारे इससे जुड़ा होता है ना, कशेरुक दंड से जुड़ा हुआ होता है। इतनी चीज समझ में आई आपको? ये थे हमारे क्या? फेफड़े। ओके, अब बात कर लेते हैं एल्वियोलाई की। थोड़ा सा मैं वापस से रिवीजन वाले उसी पे जाऊंगा। मैंने एल्वियोलाई आपको बताई थी, कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ऐसे थैले होते हैं एयर के। और यहां पे क्या होता है दोस्तों? यहां पे बहुत सारी रक्त नलिकाओं के जाल होते हैं। क्या होते हैं? रक्त नलिकाओं के जाल होते हैं। ब्लड वेसल्स इसके आसपास ऐसे गुत्तम गुत्ता चिपकी रहती हैं। जब इसके अंदर O2 आती है तो यहां बैठा रहता है इस रक्त के अंदर कौन? हीमोग्लोबिन। कौन बैठा रहता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन बैठा रहता है। जैसे ही क्या आई? ऑक्सीजन आई, तो यहां से ऑक्सीजन किसके अंदर आ गई? इस ब्लड वेसल के अंदर आ गई। रक्त कोशिका जो रक्त नलिका है उसके अंदर आ गई। कौन आ गई? ऑक्सीजन। और ये हीमोग्लोबिन किसको लेके बैठा था? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली गई? आपकी एल्वियोलाई में चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली गई? एल्वियोलाई में। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है? आदान प्रदान करना है। और आदान प्रदान करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? खिड़की बनानी पड़ेगी। और खिड़कियों में मच्छर से बचाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? जाली लगा देते हैं, एक पतली सी। तो बस एक खिड़की है ये, यहाँ पे ऐसी खिड़कियां बनी हुई हैं। ठीक है, पतली पतली खिड़कियां बनी हुई हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है? O2 का आदान प्रदान। अगर यहाँ की सेल्स मोटी होती, यहाँ की सेल्स अगर क्या होती? मोटी होती, ठीक है, तो क्या होता? ये यहाँ से O2 का आदान प्रदान नहीं हो पाता। O2 का CO2 का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ठीक है, इन जो सेल्स हैं, चूंकि ये स्तंभाकार है, इसलिए इनको बोल देते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर सेल्स। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर सेल। इतना डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हीमोग्लोबिन, ये जो है एल्वियोलाई जो है आदान प्रदान करता है। किस प्रक्रिया से करता है? पूछ लिया जाता है। तो याद रखना प्रक्रिया का नाम। ये प्रक्रिया है विसरण की प्रक्रिया, डिफ्यूजन। विसरण की प्रक्रिया से क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एल्वियोलाई से रक्त नलिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, इतनी चीज हमने कल डिस्कस करी। ठीक है, एक चीज हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ ली। चलिए और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रीथिंग के बारे में। आप कहोगे ब्रीथिंग से पढ़ लिया, लेकिन अब हम ब्रीथिंग एक्चुअल किस तरह से होती है, हमारे अंदर क्या प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की, हमने केवल ये पढ़ा सांस लेना और सांस छोड़ना ही क्या है? ब्रीथिंग है। लेकिन ये सांस लेना सांस छोड़ना हमारे अंदर होता कैसे है, इस चीज को तो हम समझ लें। तो देखिएगा ब्रीथिंग किस तरह से होती है। ब्रीथिंग समझने से पहले मैं आपको एक फिजिक्स का छोटा सा रूल यहाँ पे रखूँ। फिजिक्स का एक छोटा सा रूल मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा एक रूल है जिसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, उस आइडियल गैस इक्वेशन में क्या बोल दिया जाता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोला जाता है। पढ़ेंगे अपन, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब इसको सॉल्व किया जाता है ना, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकलता है। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या होगा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्या है ये? है ना, इसी के आधार पे हमारा क्या चलेगा? ब्रीदिंग प्रोसेस चलेगा।
जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा कम दोस्तों, और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर हो जाएगा कम। कैसे सर? ब्रीदिंग तो बाद में समझेंगे, पहले हमें ये समझा दीजिए कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्सली रिलेशन कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन कैसे है। तो देखिएगा, बहुत सीधे तरीके से समझाता हूँ। सोडा कैन देखिए आपने, सोडा कैन, सोडा कैन के अंदर क्या होता है, उसका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। उसमें दबा दबा के क्या भरी जाती है, CO2 भरी जाती है। तो उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है वो तो हो गया कम, और उसमें प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आयतन तो हुआ कम और प्रेशर हुआ ज्यादा। तो बड़ा कौन हुआ है अभी, प्रेशर हुआ, ठीक है। जैसे उस सोडा कॉर्न को खोलते हैं आवाज आती है, ठीक है, सोडा कैन खुलती है। अब वॉल्यूम हो गया पूरा एनवायरनमेंट, उस सोडा कैन के लिए वॉल्यूम क्या हो गया, पूरा एनवायरनमेंट हो गया। तो अब क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। रिलीज हो जाएगी तो देखिएगा आप, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर हो गया कम, प्रेशर निकल गया बाहर, ठीक है। और वॉल्यूम कम था तब तक उसके अंदर प्रेशर था। तो आपको पता होगा सोडा कैन को आप 1 महीने तक रख दो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज रहेगी, क्योंकि आयतन नहीं बढ़ रहा। और आयतन नहीं बढ़ रहा तो ये कैसे घटेगा, ये घटेगा ही नहीं। जब आयतन नहीं बढ़ रहा तो प्रेशर घटेगा ही नहीं, ठीक है। आपने आयतन बढ़ाया, खोला, तो प्रेशर घटने लग जाएगा। और कुछ दिनों के बाद, अगर आप कुछ घंटों के बाद भी अगर सोडा कैन को पीते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है, निकल जाती है, वो एक पानी की तरह रह जाता है ना। तो मैं ये समझता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। इसके बारे में हम वापस से बात करेंगे, है ना, सब्जेक्ट वाइज, और इसको अच्छे से समझेंगे। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है रिलेशन। ब्रीदिंग की मैं बात करता हूं, तो ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें काम आती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली चीज काम आती है रिब्स। सबसे पहली चीज क्या काम आती है दोस्तों, रिब्स काम आती है। मैं लिखता हूं रिब्स, ये वही रिब्स है जो केज बना रही थी, है ना, रिब केज बना रही थी, रिब्स, ठीक है। रिब्स की बात क्यों कर रहा हूं कि रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन और क्या होगा, प्रसार होगा, है ना। तो रिब काम आती हैं। इसके अलावा क्या आती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। और तीसरी चीज क्या काम आती है दोस्तों, डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है, ये चीज काम आती है। कौन कौन सी ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन सी चीज काम आई, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ठीक है। कैसे होगी, तो इस सिद्धांत पे होगी हमारी ब्रीदिंग, P is inversely proportional to V, P is inversely proportional to V। इस पे क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस चलेगी। कैसे चलेगी दोस्तों, देखना। ब्रीदिंग के अंदर मैंने कौन कौन सी चीज बताई थी, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, यही बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये थी हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस, है ना। अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, है ना, जगह नहीं बची क्योंकि, यहाँ लिख देता हूँ दोनों प्रोसेस को। इसको अपन थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब देखिएगा, हाँ भाई, ब्रीदिंग की मैंने बात करी तो श्वास लेने को हम क्या बोल रहे थे, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। एक शब्द और आता है इसके लिए, कौन सा, इनहेलेशन, ठीक है। श्वास छोड़ने को हम क्या बोल रहे थे, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, ठीक है। समझ में आई चीज। चलिए अब मैं बात करता हूं, जब ब्रीदिंग होती है, जब हम श्वास लेते हैं, इंस्पायरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जब इंस्पायरेशन प्रोसेस होती है तो रिब में क्या चेंज आता है। एक चीज याद रखिएगा, रिब में जो चेंज आता है वो होता है UFO। UFO जानते हो, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एलियंस का शिप, है ना। लेकिन यहाँ वो एलियन का शिप नहीं है। UFO से आपको क्या याद रखना है, इंस्पायरेशन के अंदर रिब जो है वो अपवार्ड मूवमेंट करता है। क्या करता है, अपवार्ड मूवमेंट करता है, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, और आउटवर्ड मूवमेंट करता है। हमारी जो रिब्स हैं, है ना, हमारी जो पसलियां हैं, ये पसलियां जो है इंस्पायरेशन के टाइम पे अपवर्ड, बाहर की साइड मूवमेंट करती हैं। मैंने सांस ली तो ये बाहर की साइड आई, ठीक है।
फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, बाहर की साइड आई, आगे की तरफ बढ़ी, आउटवर्ड मूवमेंट करती है, वही चारों तरफ फैली, बाहर की साइड चारों तरफ फैली, है ना। तो इस तरह से क्या करती हैं, जब हम सांस लेते हैं तो इस तरह से ये फैलती हैं। किस तरह से, याद रखना, ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन प्रोसेस में कौन आएगा, यूएफओ आएगा। कौन आएगा, यूएफओ आएगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और आउटवर्ड। अच्छा, इसके बाद इंटरकॉस्टल मसल्स की मैं बात करूं तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है, आप सोचिएगा कि कोई भी चीज है जो है ना इलास्टिक, मैंने बताया आपको, जो ये हमारे मसल्स हैं वो कैसी होती हैं, इलास्टिसिटी लिए हुए होती हैं। तो हमने जब सांस ली और हमारा प्रसार हुआ उन मसल्स का, तो उनमें क्या होगा दोस्तों, रिलैक्स होंगी वो या फिर स्ट्रेच होंगी, वो क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी, है ना, खिंचेंगी वो। तो यहां पर इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, खिंचाव होता है इनमें। उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्राम की। जब हम सांस लेते हैं, मैंने अभी बताया था ये वाला डायग्राम, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, फूल गए, फूल गए तो डायफ्राम नीचे आ गया और कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। तो डायफ्राम की अवस्था कैसी हो जाती है ब्रीदिंग के टाइम पे, फ्लैट हो जाती है, ठीक है, कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है ब्रीदिंग के टाइम पे, इंस्पायरेशन के टाइम पे, श्वास लेते वक्त। अब श्वास छोड़ने की बात करता हूं, तो श्वास छोड़ते वक्त जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जो अपवर्ड जा रहा था वो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। जो फॉरवर्ड जा रहा था वो कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। जो आउटवर्ड जा रहा था वो कैसा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, वापस से अंदर चला जाएगा। सांस छोड़ते वक्त सारी चीजें क्या चली जाती, अंदर चली जाती हैं। जो जो स्ट्रेचिंग हुई है वो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जो डायफ्राम फ्लैट हुआ था वो डायफ्राम अब वापस से अपनी शेप में आ जाएगा, जिसको मैंने बोला था डोम शेप, ठीक है, क्या बोला था, डोम शेप्ड, डोम शेप्ड में वापस आ जाता है। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे, ब्रीदिंग के अंदर जो प्रोसेस होती है उसका जो प्रिंसिपल है, ब्रीदिंग प्रिंसिपल, वो तो क्या है आपका, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब आप खुद सोचो एक बार, आपने सांस ली, ठीक है, आपके जो फेफड़े हैं इनने क्या किया, इनके अंदर पहले से प्रेशर था। भाई आप ये सोचिए कि हमारे शरीर के अंदर पहले से क्या है, प्रेशर है। प्रेशर को कैसे कम किया जाए, वॉल्यूम बढ़ा दो। प्रेशर को कैसे कम किया जाए, वॉल्यूम बढ़ा दो। सोडा कैन खोली थी हमने, वॉल्यूम बढ़ गया था, प्रेशर कम हो गया था। तो प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। और वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी, जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो चैम्बर है वो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा, उसको वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ाना, अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड, बढ़ा, बाहर की साइड आया, तो वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर हो जाएगा कम। और मैंने आपको एक चीज बताई, यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा ब्रीदिंग के टाइम पे जो गैसेस है वो हाई प्रेशर से, यहां लिख रहा हूं, हाई प्रेशर से किस साइड जाती हैं दोस्तों, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। गैसेस किस में जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। सोडा कैन की मैं बात कर रहा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से खचाखच भरी हुई थी, हाई प्रेशर से भरी हुई थी, तो वो तो कहाँ गई, लो प्रेशर की तरफ बाहर। और बाकी की हवा कहाँ आ गई, क्योंकि वो ऊपर हाई प्रेशर फील कर रही थी तो सोडा कैन में अंदर आ गई, ठीक है। तो हाई प्रेशर से किस में जाएगा, लो प्रेशर में। हमने हमारी जगह का वॉल्यूम बढ़ाया तो हमने क्या कर लिया, खुद के अंदर लो प्रेशर क्रिएट किया, बाहर क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। इसकी वजह से जो हवा है, जो गैसेज हैं वो कहाँ आ गई, हमारे ब्रीदिंग के टाइम पे अंदर आ गई, इंस्पायरेशन के टाइम पे अंदर आ गई। अब उनको बाहर निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमने क्या किया, हमारे जो फेफड़े थे उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, रिलैक्स मोड में आए, एक्सपायरेशन किया, तो हमारे वापस से आयतन कम हुआ, और आयतन कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर में तो रहेगी नहीं, जो गैसेज हैं वो कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर में आ जाएंगे। अरे सब रिलैक्स फील करना चाहते हैं, कौन हाइपर टेंशन में रहना चाहता है, सभी किस में रहना चाहते हैं, लोअर उसमें, कि भाई मुझे तो जो है टेंशन नहीं हो, बस ज्यादा क्या नहीं हो, टेंशन नहीं हो। तो हाई लेवल पे जो है वो जाना सब चाहते हैं लोग, हाई लेवल की टेंशन कोई नहीं लेना चाहता। सब क्या चाहते हैं कि मैं तो अपनी जिंदगी में खुश रहूं बस, ठीक है। तो बस गैसेस भी तो यही चाहती हैं। ओके, तो इस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। ये क्या था, आपका ब्रीदिंग प्रोसेस था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, हमने जो भी चीज पढ़ी, ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ी, ये एक एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखिएगा, श्वास छोड़ने को यहाँ बोला एक्सपायरेशन, मैं लिख देता हूं, श्वास लेने को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये सांस लेने की प्रक्रिया है और ये सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। देखिएगा एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो क्या कहता है
क्या मैंने जो कहा है वो सब कुछ सही है? तो देखिएगा, जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन की या इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, तो हवा एंटर करती है, एयर एंटरिंग लंग्स, लंग्स में एयर एंटर कर रही है, तो उस वक्त रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, रिब्स एंड स्टर्नम क्या होते हैं? बढ़ते हैं, फैलते हैं। ये चीज लिखी हमने, रिब्स क्या है? बढ़ रहा है, अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड। रिब बोल लो, रिब से कौन जुड़ा हुआ है आपका? स्टर्नम जुड़ा हुआ था, तो ये दोनों बढ़ते हैं आगे की साइड, फैलते हैं, ठीक है, ये रिब केज बढ़ा। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होके और क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, हवा भर गई है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फेफड़े हैं ट्रैकिया से शुरू होते हैं, ट्रैकिया जो है हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा मतलब हमारी वक्ष जो है, छाती जो है, इससे पीछे का जो पार्ट है ये तो है वक्ष, जिसको बोलते हैं थोरैक्स। इस थोरैक्स के पीछे जो हमारा कशेरुक दंड है वहां उसको बोलते हैं थोरैक्स वर्टिब्रा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, कशेरुक दंड बोलते हैं। तो थोरैक्स वर्टिब्रा के 5वें खंड से कौन चालू हो जाता है? हमारा ट्रैकिया चालू हो जाता है, बस इसीलिए थोरैक्स नाम लिया जाता है हमेशा। कभी भी फेफड़े की बात करेंगे थोरैक्स नाम आएगा सब जगह, क्यों? क्योंकि ये हमारी थोरैक्स वर्टिब्रा से शुरू हो जाता है, ठीक है। थोरैक्स क्यों? क्योंकि आगे के पार्ट को थोरैक्स बोलते हैं और इसको वर्टिब्रा बोलते हैं, तो आगे से हमने लिया थोरैक्स और पीछे के पार्ट को दर्शाने के लिए, इसकी लोकेशन बताने के लिए हमने उसको बोला थोरैक्स वर्टिब्रा, ठीक है। तो थोरैक्स शब्द जब भी यूज हो इस चीज को आप समझ लेना। तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स मींस वो जो फेफड़े थे, जो उनकी थोरैक्स सरफेस थी, वो क्या हो जाती? इंक्रीज, या थोरैक्स मतलब जो हमारा वक्ष है वो बढ़ जाता है। थोरैक्स किसको बोलते हैं? वक्ष को बोलते हैं, छाती को बोलते हैं, ये बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई। एक्सपायरेशन की मैंने बात करी, तो एक्सपायरेशन में देखिए एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से एयर बाहर निकल रही है, तो देखो डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड अपवर्ड, इसी को तो हमने क्या बोला था? डोम शेप्ड। इसी को तो हमने क्या बोला था कि ये वापस से कैसा हो जाएगा? डोम, देखो डोम जैसा है, ठीक है, डोम शेप्ड हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिब्स आ जाएंगी। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीजेस। समझ में आई चीज? चलिए, अब मैंने आपको एक सवाल दिया था कल दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा इस सवाल के बारे में। देखिएगा, एक सवाल मैंने करवा दिया था, आज इस सवाल के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सवाल क्या था? आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पहला दिया हुआ था, सामान्य श्वसन के समय, अंतर श्वसन एवं उच्च वसन के दौरान वायु का आयतन जो है वो टाइडल आयतन कहलाता है। बलपूर्वक एक व्यक्ति जितनी वायु आयतन अतिरिक्त उच्चवासित कर सकता है, अंतर श्वसनीय आयतन आरक्षित आयतन कहलाता है। प्राकृतिक उच्च वसन के पश्चात जितनी वायु फेफड़ों में शेष रहती है अवशिष्ट आयतन कहलाता है। और इस वायु का आयतन जो कि बलपूर्वक उच्च वसन के पश्चात, उच्च वसन समझ रहे हो ना? उच्च वसन मतलब एक्सपायरेशन, लिखा हुआ है, देखो लिखा होगा इसमें, एक्सपायरेशन, उच्च वसन मतलब एक्सपायरेशन, निःश्वसन मतलब, चलो हिंदी में बता देता हूं थोड़ा सा। इंस्पायरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है, क्या बोलते हैं? निःश्वसन। भाई इसको क्या समझना है ना, निःश्वसन, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं? या इसको निःश्वसन भी बोल देते हैं ना। एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखना, एक हमारी एनसीईआरटी जो है इसको थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर दिया उन लोगों ने, इसको बोलते हैं निःश्वसन और इसको बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन। या दूसरा नाम क्या है इसका? उच्च वसन, उच्च वसन। और ब्रीथिंग का नाम क्या लिखवाया था मैंने? श्वासोच्छवास, श्वासोच्छवास। ओके, समझ में आई चीज? चलिए, अब समझ में आ जाएगा निःश्वसन और उच्च वसन क्या है। चलिए, ये था हमारा सवाल। अब इस सवाल की तह तक पहुंचते हैं, है ना, इसका आंसर हम ढूंढते हैं। तो देखिएगा, हमारे लंग्स की कुछ कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम, जो गैसेस का वॉल्यूम है उसको अपने अंदर समाहित करने की, वही क्या है? हमारी लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी में सबसे पहले देखिएगा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम किसे कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो मैं भी बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं और मैंने सांस ले ली और सांस छोड़ दी, जो आपके अमाउंट ऑफ ब्रीथ इन एयर, क्या मतलब आप जो है एक सीधी अवस्था में बैठे हो, मतलब आराम से बैठे हो ना, आराम अवस्था में बैठे हो, जिसमें आपको पता नहीं है सांस आ रही है जा रही है, उस टाइम कितनी ml आप वायु ले लोगे, ये क्या कहलाता है? आपका टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो कितना ले लेते हो? 500 ml। कितना ले लेते हो? 500 ml वॉल्यूम ले लेते हो टाइडल वॉल्यूम के टाइम पे। इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम किसे कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है सामान्य श्वसन के समय अंतर श्वसन और उच्च श्वसन
के दौरान वायु का आयतन। इसका मतलब 500 ml वायु मैंने ले ली, 500 ml छोड़ दी सामान्य श्वसन के टाइम पे, जब मुझे पता नहीं है अपने आप श्वसन हो रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सामान्य श्वसन के दौरान, अंत श्वसन, उच्च श्वसन के दौरान वायु का आयतन टाइडल आयतन कहलाता है। ये बात तो भाई साहब सही है। क्या है? सही है। यही बोल रहा है कौन सा सुमेलित है, तो अब तक ये बात तो सही है। 3 और चेक कर लेते हैं, देखना। फिर लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, IRV। ये क्या होती है? मैंने सांस ली, टाइडल वॉल्यूम, मैंने सांस छोड़ी, टाइडल वॉल्यूम। मैंने सांस लेने के बाद और सांस ली, खींच के सांस ले ली, कोई बढ़िया सी स्मेल आ रही है तो मैं उसको और ज्यादा अच्छे से सूंघना चाहता हूं, तो मैंने और ज्यादा सांस खींच ली। उस और ज्यादा सांस खींचने को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। क्या बोलते थे? इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबल इंस्पायर्ड बाई एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम ना, फोर्सफुली हमने क्या कर लिया? वायु को खींच लिया अंदर, उसको बोलते हैं IRV। ये कितनी होती है? 3100 होती है। आपकी NCERT जो है इसको जो है 3100 की बजाय 2500 से 3000 ml भी बोल देती है। 2500 से 3000 ml भी बोल देती है। ठीक है। चलिए देखिएगा, IRV की बात करते हैं। IRV कहाँ है? यही है, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। देखिएगा, बलपूर्वक एक व्यक्ति जितनी वायु आयतन अतिरिक्त उच्चवासित कर सकता है, अंतःश्वसनीय आयतन आरक्षित आयतन कहलाता है। क्या केवल उच्चवासित कर सकता है? अरे नहीं नहीं, हमने दोनों चीज पढ़ी है भाई। देखिएगा, उच्चवासित नहीं, क्या कर सकता है? खींच सकता है अपने अंदर, निःश्वसन, इंस्पायर्ड कर सकता है ना, निःश्वसित कर सकता है। यहां शब्द क्या आ जाता है दोस्तों? निःश्वसित कर सकता है, निःश्वसित कर सकता है। इंस्पायर, एक्सपायर नहीं, क्या शब्द आता? इंस्पायर। तो ये चीज सही हो जाती, लेकिन अब ये क्या हो गई है? गलत हो गई है। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा है आपका अवशिष्ट आयतन यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिएगा, इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम किसे कहा गया? हमने सांस ली, सांस छोड़ दी, ये टाइडल वॉल्यूम। हमने सांस लेने के बाद और सांस खींची, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। हमने सांस छोड़ने के बाद और ज्यादा सांस जो है वो छोड़ दी, जबरदस्ती छोड़ी हमने, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबल एक्सपायर्ड इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम क्या कर रहे हैं? उसमें एडिशन कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी और छोड़ रहे हैं। ठीक है। ये कितनी होती है? 1200। आपकी NCERT बोलती है कि 1200 नहीं होती भाई, 1000 से 1100 होती है। कितनी होती है? 1000 से 1100 होती है। ठीक है। ये सॉरी, 1000 से 1100 क्या? ग्यारह सौ से 1200 ना, बात वही है। 1100 से 1200 की भाई फिक्स मत लिखो, थोड़ा सा चेंज कर दो। 1100 से 1200 उन्होंने बताई है। ओके, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं वाइटल कैपेसिटी, VC की मैं बात करता हूं। VC क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेशन। कहने का मतलब टाइडल वॉल्यूम, सांस ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व 60 और ज्यादा ली, और पूरे उसमें सांस हमने छोड़ दी जोर से। ठीक है। तो वो तीनों मिला के क्या बनता है? हमारा वाइटल कैपेसिटी बनता है। क्या बनता है? वाइटल कैपेसिटी VC। कितनी होती है? 4800 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4800 होती है ना, 4800 ml होती है। वाइटल कैपेसिटी की इसमें बात की गई है क्या? देखिए क्या किया वाइटल कैपेसिटी, इस वायु का आयतन जो कि बलपूर्वक उच्च वसन के पश्चात भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, क्या वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है? कि मैंने जब सांस छोड़ दी और सांस छोड़ने के बाद भी मेरे फेफड़ों में कुछ हवा बच गई, वो वाइटल कैपेसिटी कहलाती है क्या? अरे भाई वो तो क्या कहलाती है? वो तो हमारी कहलाती है रेजिडुअल कैपेसिटी। वो तो क्या कहलाती है? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। कि जब हमने मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद भी हमारे अंदर कितनी 1200 ml के आसपास जो है हवा बची रह जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर, उसको तो क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम भी गलत हो गया। और यहाँ अगर ये गलत है तो भाई ये भी सही नहीं हो सकता। इसमें क्या लिखा है? प्राकृतिक उच्च वसन के पश्चात जितनी फेफड़ों में वायु शेष रह जाती है, क्या केवल उच्च वसन के पश्चात ही होती है क्या? कहाँ गया रेजिडुअल वॉल्यूम? ठीक है। वॉल्यूम रिमेन एक्सपायरेशन है ना, देखना रेजिडुअल वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं। ए अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर ए मैक्सिमम एक्सपायरेशन। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम एक्सपायरेशन, मैक्सिमम एक्सपायरेशन। और यहां क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक उच्च वसन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नेचुरल एक्सपायरेशन नहीं, मैक्सिमम एक्सपायरेशन। नेचुरल तो कौन सा हुआ था? नेचुरल तो टाइडल हुआ था। ये तो कौन सा है? ये तो फोर्सिबल है, फोर्स किया है हमने इसको एक्सपायर करने के लिए, उसके बाद जितनी बचती है वो है आपसे। इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। चीज समझ में आई? थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं।
देखिएगा जब हमने सांस ली या हमने सांस छोड़ी नॉर्मल वे में टाइडल वॉल्यूम, जब हमने जोर से सांस ली IRV, जब हमने सांस जोर से छोड़ दी जितनी थी उससे भी ज्यादा छोड़ने की कोशिश करी ERV, जब इन तीनों को देखा गया जोड़ा गया तो वाइटल कैपेसिटी जैविक क्षमता, ठीक है, इन तीनों को सांस आराम से लेना तेज छोड़ना, तीनों को जोड़ा वाइटल कैपेसिटी। सांस तेज छोड़ने के बाद, जबरदस्ती छोड़ने के बाद, प्राकृतिक रूप से नहीं फोर्स करके छोड़ने के बाद, मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद भी हमारे अंदर कुछ हवा बच जाती है, रेजिड्यूअल कैपेसिटी या रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और ये सारे जो हैं इनको मिला के बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। TV प्लस IRV, ERV और RV, इन तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं दोस्तों? टोटल लंग कैपेसिटी। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि इन तीनों को तो हम VC कह सकते हैं, और VC और RV? क्या VC और RV टोटल लंग कैपेसिटी नहीं है? डेफिनेटली है। VC कौन है? TV IRV EV, TV IRV EV और RV। तो VC और RV क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी हो सकते हैं, है ना। तो सवाल अगर ऐसे पूछा जाए तो भी टोटल लंग कैपेसिटी आपको याद रखनी है, सवाल इस तरह से अगर ऑप्शन में आ जाए तो भी आपको टोटल लंग कैपेसिटी याद रखनी। कितनी होती है टोटल लंग कैपेसिटी? तो दोस्तों 6000 होती है। आपकी NCERT जो है इसको 5000 से 6000 बताती है कि भाई एग्जैक्ट मत बताओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, ठीक है। तो 5000 से 6000 होती है टोटल लंग कैपेसिटी। चलिए देखिएगा दोस्तों, ये होता है आपका स्पायरोमीटर या पल्मोमीटर। पल्मोमीटर मींस फेफड़ों के हवा को जांचने के लिए। क्या होता है, कभी कभी सांस नहीं आ पाती है ना, तो हमारे घर में कुछ ऐसा इक्विपमेंट हम खरीद लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम यहाँ से उठा के फूंक मारते हैं तो ये बॉल्स ऊपर उठती हैं। इसमें mls लिखे रहते हैं, पीछे की साइड है वो mls लिखे रहते हैं इसमें ना, कितने ml तक आपकी जो है सांस जा रही है। उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो है रेजिड्यूअल कैपेसिटी कम है, या हमारी जो है ERV कम है, या हमारी IRV कम है। ओके, तो ये क्या है, एक तरह का स्पायरोमीटर, या मैं कह दूं इसको श्वसन मापी है। ये क्या है? ये श्वसन मापी है, स्पायरोमीटर है। समझ में आ गई चीज? चलिए, है ना। ये आपका कैसा एनालॉग है और ये कैसा है आपका? ये भी एनालॉग, ये सॉरी, है ना। इसमें भी क्या है, पिस्टन है, जो पिस्टन हवा देने पे ऊपर उठता है। डिजिटल नहीं है इसमें ना, डिजिटल भी होता है जिसमें क्या होता है, डिजिटली नंबर्स अंकित होते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि ये जो स्पायरोमीटर या पल्मोमीटर है, ये पल्मोमीटर किस तरह से काम करता है। ये पल्मोमीटर बताता है अगर आपने जो है 500 ml हवा बाहर निकाली है तो वो टाइडल वॉल्यूम है आपकी, मतलब आप टाइडल वॉल्यूम तक जो है सांस ले पा रहे हो, खींच पा रहे हो, इससे ज्यादा नहीं। आपने बहुत ज्यादा निकाली है ना, तो वो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है आपकी, ठीक है। तो टाइडल प्लस एक्सपायरेटरी आपके पास है। आपने ज्यादा ली तो वो कौन सी आपकी? इंस्पायरेटरी रिजर्व है। और इन तीनों को हमने क्या बोला था? वाइटल कैपेसिटी बोला था, ठीक है। बच गई जो हमारे फेफड़ों में, उसको क्या बोला था हमने? रेजिड्यूअल कैपेसिटी बोला था। और टोटल को क्या बोल दिया गया था? टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह से ब्रीदिंग का रेगुलेशन होता है, इसको रेगुलेट नियामत कौन कैसे करता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कौन करता है, कैसे किया जा सकता है, इसको नियमित कैसे बनाया जा सकता है। तो रेगुलेशन अब हम देखेंगे ब्रीदिंग का, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका ब्रीदिंग जो कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा टोटल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन मेथड आते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर या लंग्स के अंदर, सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, ये सारी चीज चलते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया या सेल बॉडी के अंदर, ये चलते हैं जिनसे ऊर्जा बनती है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। वो एक अलग चैप्टर होता है आपका, ठीक है। तो यहां तक आपका रेस्पिरेशन टॉपिक तो खत्म हो जाता है। ओके, चलिए ये लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। हम जब बात करते हैं तो 3 तरह से ब्रीदिंग को रेगुलेट किया जा सकता है। कौन कौन से? नर्वस, केमिकल और मैकेनिकल। नर्वस, केमिकल और मैकेनिकल। जब हम नर्वस की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, नर्वस का मतलब हो गया ब्रेन। क्या हो गया? ब्रेन। ओके, नर्वस का मतलब हुआ ब्रेन या मस्तिष्क, ठीक है। इसी में पाई जाती है सारी नर्व्स। और ब्रेन की जब मैं बात करूंगा, जब मैं आपको ब्रेन टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा कि ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉन्स वेलोलाई होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है? तो आपकी जो कशेरुक दंड है, इसको जोड़ने वाला जो ये पार्ट है, इसी को क्या बोला आपने? मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के आसपास की संरचना आपकी पॉन्स कहलाती है। क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम आती है, कैसे वर्क करती है ना, इसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफिक है, वो सारी हम ब्रेन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। हमारे रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। जो पॉन्स जो स्ट्रक्चर है, ये वाली पॉन्स स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मेंशन कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी क्या है आपकी? पॉन्स स्ट्रक्चर है। और ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ऊपर की जो स्ट्रक्चर है ये आपकी पॉन्स है, नीचे वाली मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और ये आपकी वही कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये वाली मेरुदंड जिसे कहा जाता है वो है, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सुनिएगा, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक एक चीज स्पेसिफिक है। क्या है? पॉन्स की मैं बात करूं तो इसमें होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, है ना। और दूसरा क्या होता है? एपिनोटिक सेंटर, है ना। इसकी जरूरत नहीं है हमें, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की जरूरत है। दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, तो पीछे की साइड है तो डॉर्सल, आगे की साइड है तो वेंट्रल, ठीक है। पीछे की साइड डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। इसको दोस्तों डॉर्सल, क्या काम होता है अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर भी बोला जाता है। डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर भी इसको बोला जाता है। देखिएगा, नर्वस सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो नर्वस सिस्टम किस तरह से ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है दोस्तों, जो पॉन्स के अंदर पाया जाता है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर केवल और केवल किसको रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है दोस्तों इंस्पायरेशन को, इंस्पायरेशन को। अरे एक बात बताओ, सीधी सीधी सी चीज बताओ, आपके घर में कोई नई चीज आती है तो आप क्या करते हो? उसको देखभाल के लाते हो कि कुछ गलत चीज ना आ जाए, पानी वानी डालते हो, पूजा वूजा करते हो उसकी, है ना, कि भगवान कोई जो है नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा साथ में ना भेज दे। तो भाई साहब, हमें भी तो ध्यान किसका रख रहा है? बाहर से आने वाली चीजों का। इंस्पायरेशन मतलब सांस के थ्रू हमारे अंदर ऐसा कुछ ना आ जाए जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमें किसका ध्यान रख रहा है? इंस्पायरेशन का। ये जितने भी इसमें मैंने अंग बताए हैं आपको, ये सारे जो है इंस्पायरेशन को तो ध्यान में रखेंगे ही, कि इंस्पायरेशन से होना चाहिए। और कोई चीज टूट गई घर से, उसको बाहर निकालना है। चीज, कोई चीज आई तो हमने पूजा करी, कोई चीज बाहर निकालनी तो उठा के फेंक देते हैं। क्या उसकी पूजा करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब जो शरीर में बन के बाहर निकल रही है उसको तो देखना ही नहीं है, जाओ। पर जो घर के अंदर आ रहा है उसको तो देखना होता है। तो बस जो घर के अंदर आ रहा है, इंस्पायरेशन, श्वास जो अंदर आ रही है, उसको हमें क्या करना है? उसको नियमित करना है, उसको रेगुलेट करना है। और उसका काम कौन करता है? आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है। कैसे रेगुलेट करता है? ये ऐसे रेगुलेट करता है, ये मस्तिष्क को सूचना देता रहता है, ठीक है। कैसे? कि भाई इसने सांस ले ली है, चेक करो। अगर सांस ले ली है तो ठीक है, सांस ले ली है तो अब इसको क्या करा दो? सांस छोड़ने पे मजबूर करो, इसको एक्सपायरेशन करवाओ, ठीक है। ये क्या करता है? इंस्पायरेशन की प्रोसेस को ऑफ करता है। इंस्पायरेशन की प्रोसेस जो होती है इसको क्या कर देता है? ये ऑफ करता है। जैसे इंस्पायर हुआ, एक जगह पे आप आके क्या होता है? अब सांस नहीं ली जा रही, तो ये क्या कहता है? ब्रेन को बोलता है कि इसको अब मत लेने दो, हो गया इसका काम, अब क्या कराओ? इससे एक्सपायरेशन कराओ। तो इस चीज को रेगुलेट कौन करता है? आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बात करता हूं मैं किसकी? मेडुला ऑब्लोंगेटा में डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर, है ना, इसकी बात करता हूं। तो देखो, इस पे भी इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है। ये क्या रेगुलेट करता है इंस्पायरेशन के अंदर? कि कितना इंस्पायरेशन हो रहा है, एक मिनट में कितना इंस्पायरेशन हो रहा है। एक मिनट में 12 से 16 बार इंस्पायरेशन करते हैं, है ना, 12 से 16 पर मिनट। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 12 से 16 पर मिनट सांस लेता है और छोड़ता है, ठीक है, 12 से 16 बार। तो इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? आपका डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमको किसको रेगुलेट करना है? इंस्पायरेशन को रेगुलेट करना है। इंस्पायरेशन को रेगुलेट ये भी कर रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस को बंद करवाता है, जहां एक्सपायरेशन होना है वहां करवाता है, ठीक है। कितना होना है कौन रखता है ध्यान? डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर। और इसका क्या काम है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का ध्यान रखता है। कि भाई इंस्पायरेशन का तो तीनों रख रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्या एक्सपायरेशन का भी ध्यान रख लूं, कहीं और से हवा नहीं चली जाए, डायरेक्ट कहां से निकले? नाक से निकले। तो इस चीज का ध्यान कौन रख लेता है? मेडुला। जाने वाले पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, जा रहा है, हाँ निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है ना। इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा का केवल एक सेंटर ही एक्सपायरेशन को ध्यान दे रहा है, पर वो भी किस पे ध्यान दे रहा है? ज्यादा इंस्पायरेशन पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो सवाल अगर आ जाए आपसे कि इंस्पायरेशन प्रोसेस को कौन ध्यान में रखता है, तो प्रोसेस को ध्यान में न्यूमोटैक्सिक सेंटर रखता है, जो पॉन्स के अंदर पाई जाती है संरचना। पूछा जाए कितनी बार होगा, इसको कौन डिनोट करता है? तो डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर संरचना पाई जाती है। ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम केमिकल रूप से जो रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब CO2 या H+ आयन जो है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्या होगी? इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तब जाकर ही क्या होगा? एक्सपायरेशन होगा, श्वास निकाली जाएगी, ठीक है। CO2 इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से कहां जाना चाहती है? लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है। हाई कंसंट्रेशन से अत्यधिक सांद्र चीज, इसमें पानी मिलाओ फट से मिल जाता है ना, लेकिन अत्यधिक पानी और उसमें सांद्र चीज को मिलाओ घोलना पड़ता है ना।
तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाना चाहती है हर चीज, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है। तो जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तुरंत क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो केमिकल रूप से इन पे डिपेंड करता है, केमिकल रूप से रेगुलेशन इन पे किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पे H+ आयन और CO2 वापस आएंगे। ठीक है, वो जो आपको मैंने एल्वियोलाई से वेन्स निकलती बताई थी ना, वहां से स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, हाई कंसंट्रेशन से किस में जाता है, लो कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, इसलिए जब इनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएंगे ऑक्सीजन। ठीक है, H+ आयन निकल जाएंगे। मैकेनिकल की मैं बात करूं तो मैकेनिकल में एक रिफ्लेक्स थ्योरी आती है, किसकी, हेरिंग और ब्योर की रिफ्लेक्स थ्योरी आती है। ये क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं कि हमारे अंदर ब्रीदिंग के लिए कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करती हैं, इस ब्रीदिंग को करवाती हैं। हमने सांस ली, वो सेंसिटिव स्ट्रक्चर ब्रीदिंग के चीज को रेगुलेट करेंगी, कंट्रोल करेंगी, और क्या करेंगे, हमें सांस को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैं वैसे आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा में समझा चुका हूँ, वही चीज इन्होंने कही थी। तो मैकेनिकल मेथड जो है इन्होंने दिया था, इनने उसको मैकेनिक से जोड़ दिया कि अंदर हमारे कोई सिस्टम पाया जा रहा है। केवल ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं है, बहुत एक अच्छा संवेदी, एक सेंसरी सिस्टम पाया जा रहा है, जो क्या करता है, तुरंत सेंस कर लेता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं उसको सेंस हो जाता है कि अच्छा सांस ले लिया, अब इससे सांस क्या करनी है, बाहर छुड़वानी है, तुरंत क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से रेगुलेशन होता है, किसका, ब्रीदिंग का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि पिछला सेशन थोड़ा सा बेसिक था इसलिए हम बेसिक चले थे। यहाँ थोड़ी एडवांस लेवल की हम बात करते हैं जो एग्जाम में आजकल पूछी जा रही हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उसको देखना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना। थैंक यू सो मच दोस्तों।